नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, वैसे अब उसको विवाद नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले के बाद अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, तो अब हम उसको विवाद नहीं कहेंगे। लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूं कि जब ये विवाद हुआ करता था। हिंदुओं का दावा रहा है कि अयोध्या तो श्री राम जी की जन्मभूमि है। ये जो बाबरी मस्जिद है वहां पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, उसको गिराकर वहां पर मस्जिद बनाई गई है और इसी मुद्दे के कारण भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच काफी वर्षों, काफी दशकों तक तनाव बना रहा। दोनों लड़ते झगड़ते रहे। वो इतना लड़े, वो इतना झगड़े कि सरकार ने बाबरी मस्जिद के उस विवादास्पद हिस्से को बंद कर दिया, वहां पर ताला लगा दिया कि जिससे वहां पर ना ही मुसलमान जा सके ना ही हिंदू जा सके। लेकिन 1986 में यह ताला खोला जाता है। तब हमारे देश में राजीव गांधी जी की सरकार थी। 1986 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर हुआ था। केस था शाहबानो केस। इस जजमेंट को पलटाने के लिए राजीव गांधी जी की सरकार ने संसद से कानून पारित करवाया था और उसके बाद सरकार के द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप उस ताले को खोल दीजिए। उसके बाद क्या हुआ वो इतिहास है, हम सब जानते हैं। 1992 में 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद के उस विवादास्पद ढांचे को गिराया जाता है और उसके बाद पूरे देश में कौमी दंगे होते हैं। कौमी दंगे हुए, लेकिन अभी तक ये कानूनी रूप से स्थापित नहीं हुआ था ना कि क्या वहां पर बाबरी मस्जिद बनने से पहले हिंदू मंदिर था। ये तो तय होना बाकी था ना। सरकार ने क्या किया, तब हमारे देश में पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी और हमारे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी। 1993 में राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया, उनकी सलाह मांगी कि आप बताइए कि क्या बाबरी मस्जिद बनने से पहले वहां पर हिंदू मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस। ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर हम अपना ओपिनियन क्यों एक्सप्रेस करें। और एक और बात, ये जो सवाल उठाया गया है दैट इज अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, इसीलिए संविधान के खिलाफ है, हम जवाब नहीं देंगे। साथ में यह भी बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हो सकता है कि हमारे द्वारा जो जवाब दिया जाए उसका इस्तेमाल राजनीतिक हेतुओं के लिए किया जाए, इसीलिए हम जवाब नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अब सवाल यह होता है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कैसे पूछ लिया कि वहां पर हिंदू मंदिर था कि नहीं। इसके लिए हमें समझना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में है। व्यवस्था की गई है कि अगर राष्ट्रपति किसी कानून के मामले में या फिर किसी फैक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह लेना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 143 की मदद से ले सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि वो सलाह दे, दूसरा ऑप्शन वो सलाह ना दे। 1993 में उन्होंने सलाह नहीं दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दी जाती है, यह भी गौरतलब बात है, सरकार के लिए जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह के मुताबिक काम करे। आपने सलाह मांगी है, उन्होंने सलाह दी है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस सलाह के मुताबिक चलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हमें समझना होगा। मैं एक और बात जोड़ देता हूं कि जब भी इस तरह से सलाह मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट को एक बेंच बनाना होगा, कम से कम 5 न्यायाधीशों का। आर्टिकल 145 के अंदर ये बात कही गई है कि जब भी राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मांगी जाए तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 5 न्यायाधीशों का बना हुआ एक बेंच तैयार करना होगा कि जो इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का सही इंटरप्रिटेशन क्या है वो बताएगा और वो सलाह राष्ट्रपति को दी जाएगी, राष्ट्रपति माने कि सरकार को दी जाएगी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी कल भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसी व्यवस्था का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ सवाल उठाए हैं, 14 सवाल उठाए गए हैं
शी हैज़ रेज्ड 14 क्वेश्चंस, दैट्स टू मच। तो आज के इस सेशन के अंदर हम उन्हीं सवालों पर बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि इसी साल 8 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाया था तमिलनाडु राज्यपाल के मामले में। आपको याद होगा, हमने भी इस मामले में पहले बात की हुई है, उस पर एक सेशन हमने किया था कि तमिलनाडु राज्य की विधानसभा बिल्स पारित करती थी, राज्यपाल की मंजूरी के लिए उनको भेजा जाता था, लेकिन राज्यपाल इन बिल्स पर कोई काम ही नहीं करते थे, कोई निर्णय ही नहीं लेते थे। ऐसे कुल मिलाकर 10 बिल्स थे। महीनों तक राज्यपाल ने उस पर कोई काम नहीं किया। और जब विधानसभा ने उन्हीं बिल्स को दोबारा पारित किया, दोबारा राज्यपाल के पास भेजा, तो राज्यपाल ने क्या किया, उन बिल्स को भेज दिया राष्ट्रपति के पास। ये चलता रहा, काफी महीनों तक चलता रहा। आखिरकार तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल के इस एक्ट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में 8 अप्रैल के दिन एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाया था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दे। उनके पास एब्सोल्यूट वीटो पावर नहीं है, उनके पास पॉकेट वीटो पावर भी नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के लिए समय सीमा तय करी कि जब बिल आपके पास आए तो कितने वक्त के अंदर आपको जवाब देना होगा, निर्णय लेना होगा। उसके लिए टाइम लिमिट्स वहां पर सेट की गई कि जैसे टाइम लिमिट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रिस्क्राइब नहीं की गई। दैट्स अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। हमें ये मानना होगा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव मानिए या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मानिए, दोनों एक ही हुआ यहां पर। तो चूंकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, तो जाहिर सी बात है कि यह जजमेंट केंद्र सरकार को पसंद नहीं आएगा। यह जाहिर था कि केंद्र सरकार को 8 अप्रैल वाला जजमेंट पसंद नहीं आएगा। सभी लोगों को यह लगता था कि केंद्र सरकार इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं की जाती है। उसके बदले अब राष्ट्रपति ने इसी जजमेंट के बारे में कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। 14 सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल क्या हैं? हर एक सवाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल राष्ट्रपति जी ने पूछा है कि जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को कोई बिल भेजा जाए तो राज्यपाल के पास कौन से विकल्प होते हैं? What are the options available with the governor when a bill is presented to him for his consent under Article 200? अनुच्छेद 200 क्या है हम जानते हैं। ये इसी चीज के बारे में है कि जब कोई बिल राज्यपाल को भेजा जाए तो राज्यपाल इस मामले में क्या कर सकते हैं। उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो उस बिल को मंजूरी दे दे, फिर वो कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो उस बिल को नामंजूर करे, फिर वो कानून नहीं बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो राज्यपाल उस बिल को वापस भेज सकते हैं विधानसभा के पास। और चौथा ऑप्शन है कि अगर राज्यपाल चाहे तो वो उस बिल को भेज सकते हैं राष्ट्रपति के पास उनके कंसिडरेशन के लिए। तो इस तरह से अलग अलग 4 ऑप्शंस राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के अंदर है, और ये हम सभी जानते हैं। फिर भी राष्ट्रपति जी ने ये सवाल उठाया है, तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या जवाब देता है। ये था पहला सवाल। अब आता है दूसरा सवाल। राष्ट्रपति जी ने पूछा है कि जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई हैं इस बिल के मामले में, उन शक्तियों का जब राज्यपाल को इस्तेमाल करना हो तो तब क्या उन्हें मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की सलाह के आधार पर काम करना होगा? भारत में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने हिसाब से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। उनके निर्णय उनके नहीं होते हैं। केंद्र में वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के होते हैं, राज्य में वो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के होते हैं। सही है। लेकिन अगर हम गौर से संविधान का अभ्यास करें ना, तो ये समझ में आता है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल इनकी सलाह के आधार पर करना होता है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेकिन आर्टिकल 200 में इनको ये जो पावर दिया गया है बिल्स के मामले में, वो तो लेजिस्लेटिव पावर है।
तो अब सवाल ये होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर तो आप उनकी सलाह के मुताबिक एक्सरसाइज करोगे कि, लेकिन क्या लेजिस्लेटिव पावर्स का इस्तेमाल भी आपको उनकी सलाह के मुताबिक ही करना होगा? यह सवाल राष्ट्रपति जी ने पूछा है। तीसरा सवाल, आर्टिकल 200 की शक्तियों का इस्तेमाल राज्यपाल ने किया, यह उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। क्या इस शक्ति का उनके द्वारा किया गया इस्तेमाल इज इट जस्टिफाइबल, मतलब कि क्या उनके निर्णय को कोर्ट के अंदर चुनौती दी जा सकती है? क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय, राज्यपाल की सभी शक्तियों का इस्तेमाल एक्चुअली मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को करना है, दैट्स ट्रू। लेकिन हमारे संविधान में कुछ जगहों पर राज्यपाल को कहा गया है कि आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हो। इसको कहा जाता है गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। और संविधान ने साफ शब्दों में कहा है कि जहां कहीं पर भी राज्यपाल को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करना है, उनका वो निर्णय, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन के लिए लिया गया निर्णय, वो आखिरी माना जाएगा, दैट शैल बी फाइनल। इसका मतलब ये होता है कि उस निर्णय को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। द पॉइंट इन मेकिंग इज, इसीलिए राष्ट्रपति जी ने यह सवाल उठाया है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया है आर्टिकल 200 के तहत, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रपति जी ने सवाल उठाया है आर्टिकल 361 के बारे में। क्या है आर्टिकल 361? आर्टिकल 361 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्रतिरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। वो कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अपनी ऑफिस के लिए, अपने पद के लिए, अपने कर्तव्यों का जो पालन किया हो, जो कोई भी काम किया हो अपनी ऑफिस के हिसाब से, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। They are not answerable to the court. This is the kind of constitutional protection that they have been given because they are heads of the state. They are the constitutional heads for our country. तो उनको ये प्रतिरक्षा दी गई है। तो यहाँ राज्यपाल ने अगर किसी बिल के मामले में निर्णय नहीं लिया, तो वो तो उनका अपना डिस्क्रिशन है, वो उनका अपना निर्णय है। अगर वो उनका अपना निर्णय है, ही हैज डन हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तो क्या उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आर्टिकल 361 का क्या होगा? 361 तो ये कहता है कि दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट, लेकिन यहां पर आपने क्या किया? आपने बताया कि आपको चैलेंज किया जा सकता है। तो फिर आर्टिकल 361 की पोजीशन क्या है, वो भी तो क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए यह सवाल उठाया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। पांचवा सवाल, राष्ट्रपति जी ने पूछा है कि अनुच्छेद 200 के अंदर कोई टाइम लिमिट तो प्रिस्क्राइब नहीं है, तो फिर क्या कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर से टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर सकती है? 8 अप्रैल के ऑर्डर में क्या था? गवर्नर के लिए टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई थी कि आपको कितने वक्त के अंदर जवाब देना होगा, निर्णय लेना होगा। तो राष्ट्रपति जी ने सवाल पूछा है कि क्या संविधान में अगर ऐसी कोई टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, तो कोर्ट जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, राष्ट्रपति जी ने सवाल पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो क्या उसको भी कोर्ट के अंदर चुनौती दी जा सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 201 क्या है? जब भी आर्टिकल 200 के मुताबिक राज्यपाल ने किसी बिल को भेजा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसको कंसिडर करेंगे? हाँ। कंसिडर कर उसको, उस पर कोई निर्णय लेंगे? हाँ। वो उसको मंजूर कर सकते हैं, नामंजूर कर सकते हैं। हो सकता है कि वो विधानसभा को वही बिल वापस भेजे। ये सब वो कर सकते हैं आर्टिकल 201 की मदद से, 201 की मदद से। तो अब राष्ट्रपति ने आर्टिकल 201 का इस्तेमाल किया, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति पूछ रहे हैं कि क्या उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? अब ये सवाल क्यों पूछा गया? रीजन बीइंग, 8 अप्रैल का जो जजमेंट था बेसिकली वो गवर्नर के बारे में था, क्योंकि मामला ही गवर्नर का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में प्रेसिडेंट को भी खींच लिया। अब पूरा जजमेंट पढ़िए।
उसके अंदर गवर्नर के बारे में बात की गई है, प्रेसिडेंट के बारे में भी बात की गई है। वहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था कि अगर प्रेसिडेंट टाइम बाउंड मैनर में काम नहीं करते हैं तो राज्य सरकार हमारे पास आ सकती है। अगर राष्ट्रपति ठीक तरह से बर्ताव नहीं करते हैं तो राज्य सरकार हमारे पास आ सकती है। हम राष्ट्रपति के लिए रिट ऑफ मैंडेमस इश्यू करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रिट ऑफ मैंडेमस, परमादेश माने कि कोर्ट आपको कुछ काम करने के लिए आदेश कर रहा है, तो माना यह जाता था कि कोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को परमादेश जारी नहीं कर सकती है। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स। आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि ये आपका काम है, आप करिए। लेकिन जजमेंट में तो आपने कह दिया कि हम आपको भी मैंडेमस की रिट इशू कर सकते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति जी ने सवाल पूछा है कि क्या हमारे जो आर्टिकल 201 के तहत पावर्स हैं उनको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, वही सवाल की जो राज्यपाल के बारे में राष्ट्रपति ने पूछा था, वही सवाल उन्होंने अपने बारे में भी पूछा है कि संविधान के अंदर तो कोई टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब नहीं है, तो क्या राष्ट्रपति के लिए आप टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो। 8वां सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट में कहा था कि जब कोई बिल राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाए, राष्ट्रपति को अगर लगे कि इस मामले में थोड़ी कंफ्यूजन है, व्हाट ही कैन डू इज वो उस बिल के बारे में सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 का इस्तेमाल कर। अब ये एक नई बात है क्योंकि आर्टिकल 143 का इस्तेमाल ऐसे मामलों में नहीं होता है कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति उस बिल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में सलाह मांगे आर्टिकल 143 का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा पहले मैं जब तक जानता हूं तब तक नहीं हुआ है। हाँ, 1982 में किसी एक प्रपोज्ड लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सलाह देने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाय एंड लार्ज ये सही नहीं माना जाता है कि जो बिल आपके सामने आया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे। तो ये भी एक सवाल राष्ट्रपति जी ने उठाया है। एक और सवाल राष्ट्रपति जी ने पूछा है कि जब राज्यपाल और राष्ट्रपति के समक्ष कोई बिल लाया गया हो, वो अभी तक बिल है, कानून नहीं बना है, हाँ, तो क्या उस बिल के बारे में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहले क्या था कि आपने पूछा कि क्या इस मामले में हम आपसे सलाह मांग सकते हैं उस बिल के मामले में। अब वो क्या पूछ रहे हैं, क्या उस बिल को चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दैट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजन बीइंग, आमतौर पर यह माना जाता है कि बिल पास होने के बाद, उसको मंजूरी मिलने के बाद, वो कानून बन जाए, उसके बाद अगर आपको वो गलत लगता है तो आप उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज करिए, उसका जुडिशियल रिव्यू करवाइए। जैसे कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल था तब भी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना था, लेकिन बिल को आपने कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया था और आमतौर पर कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करती है क्योंकि वो अभी प्रोसेस में है, राइट ना। वो एक्ट बन जाए उसके बाद उसको जुडिशियली रिव्यू किया जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति जी ने सवाल पूछा है कि क्या बिल के स्टेज पर उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और सवाल, 10वां सवाल, इट इज अबाउट आर्टिकल 142। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही बड़ी शक्तियां देता है। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने के लिए चाहे ऐसे आदेश पास कर सकता है। बस उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करना चाहता है, उस मामले में वो चाहे ऐसे आदेश जारी कर सकता है। अब राष्ट्रपति जी ने सवाल पूछा है कि इसका मतलब क्या होगा, क्या इन शक्तियों का इस्तेमाल कर आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उनके पावर्स, उनके ऑर्डर्स को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आर्टिकल 142 पिछले दिनों में, कुछ बीते दिनों में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना है। यहाँ तक कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने तो आर्टिकल 142 को कह दिया है कि इट इज़ अ न्यूक्लियर मिसाइल, राइट। तो आर्टिकल 142 के बारे में क्लैरिटी इनको चाहिए कि क्या आप हमारे पावर्स को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आर्टिकल 142 की मदद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फिर आता है 11वां सवाल। सवाल पूछा गया है कि अगर राज्यपाल ने किसी बिल को मंजूरी नहीं दी तो क्या बिना राज्यपाल की मंजूरी के वो कानून माना जा सकता है? अब ये सवाल क्यों पूछा गया? क्योंकि 8 अप्रैल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया था कि अगर टाइम लिमिट के अंदर राज्यपाल उस बिल पर काम नहीं करते हैं तो उसको कानून मान लिया जाएगा। तमिलनाडु के वो जो बिल्स थे उनको कानून मान लिया गया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में क्या ये वैलिड है? ये यूएसए के अंदर वैलिड है। यूएसए में ये प्रोविजन है कि राष्ट्रपति को आपने बिल भेजा, 10 दिनों के अंदर अगर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो 10 दिन के बाद वो अपने आप कानून बन जाता है। ठीक ऐसा ही एक प्रोविजन पाकिस्तान के अंदर भी है, उनके संविधान के अंदर भी है। तो क्या ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में भी है? ये सवाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है। वैसे तो ये ज़्यादातर सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब ऑलरेडी उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दिया था, लेकिन फिर भी इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन मोर क्लैरिटी, या फिर कह लीजिए कि सरकार एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रही है कि क्या आपको लग रहा है कि आपने जो जजमेंट दिया था वो सही है? जो जजमेंट के मुद्दे थे वही आपने फिर से एक बार सवाल के रूप में उनसे पूछे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से ये पूछ रही है कि आपको क्या अपने जजमेंट पर भरोसा है या फिर आप उसको बदलना चाहते हैं। यही हुआ ना। तो ये था 11वां सवाल। फिर आता है 12वां सवाल, जो कि आर्टिकल 145 के बारे में है। 145 सब आर्टिकल 3 के बारे में है। जैसे कि हमने जाना कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो उसको कम से कम 5 जजेस की एक बेंच बनानी होती है। लेकिन जो 8 अप्रैल का जजमेंट आया था वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के बारे में था। हाँ, लेकिन उस जजमेंट को डिलीवर करने वाली बेंच सिर्फ 2 जजेस की थी। तो इसीलिए ये 12वां सवाल आर्टिकल 145 सब आर्टिकल 3 के बारे में उठाया गया है कि अगर किसी बेंच के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आती है तो क्या उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करेगा, उसको रेफर नहीं करना चाहिए, राइट? ये सवाल 12वां सवाल है। 13वां सवाल अगेन आर्टिकल 142 के बारे में है। 142 में सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में है। पूछा गया है कि 142 का इस्तेमाल आप किन प्रोविजंस के लिए कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट किन प्रोविजंस के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सकता है? सब्सटेंटिव प्रोविजंस के लिए या फिर प्रोसीजरल प्रोविजंस के लिए? सब्सटेंटिव प्रोविजंस माने कि वो प्रोविजंस जिनका खुद का अपना एक सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल दे एस्टैब्लिश राइट्स, तो ये उनका सब्सटेंस हुआ, इनको सब्सटेंटिव प्रोविजंस कहा जाएगा। अब इन सब्सटेंटिव प्रोविजंस को एनफोर्स करवाने के लिए आपके पास एक प्रोसीजर होनी चाहिए। उस प्रोसीजर को एस्टैब्लिश करने के लिए जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं उनको प्रोसीजरल प्रोविजंस कहते हैं। सब्सटेंटिव प्रोविजंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, प्रोसीजरल प्रोविजंस उनसे कम इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल किया गया है कि आपका आर्टिकल 142 का जो पावर है वो क्या सिर्फ प्रोसीजरल प्रोविजंस के बारे में है या फिर वो सब्सटेंटिव प्रोविजंस के बारे में भी है? इसका जवाब काफ़ी अहमियत रखता है, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लास्टली 14th क्वेश्चन, दैट इज अबाउट आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 131 किस चीज़ के बारे में है? तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन माने कि ऐसे मामले कि जो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो, माने कि उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने से पहले आपको किसी और कोर्ट के किसी और ट्रिब्यूनल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले हाई कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ऐसे मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब पढ़िए, इसी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में शामिल किया गया है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को, माने कि अगर केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच कोई विवाद होता है तो आर्टिकल 131 के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में वो डायरेक्टली चैलेंज किया जाएगा। इस आर्टिकल के बारे में सवाल उठाया गया है, मतलब कि एक एंगल से ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर तमिलनाडु वाला जो इश्यू था, राज्यपाल का जो इश्यू था, वो केंद्र सरकार के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के बीच का एक विवाद है, राइट? तभी तो उन्होंने आर्टिकल 131 पर बात की है और अब 131 के बारे में भी उनसे क्लैरिटी मांगी गई है। दैट्स इट। तो ये थे कुल मिलाकर 14 सवाल कि जो राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं।
अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसका क्या जवाब देता है। पहले तो जवाब देता है कि नहीं। जैसे कि हमने सीखा कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो जवाब देने से इनकार कर सकता है, कि जैसा उन्होंने 1993 में किया था, उसके पहले 1982 में भी किया था। तो अगर वो चाहे तो जवाब ना भी दे, लेकिन अगर वो जवाब देता है तो अब देखना होगा कि उन्होंने जवाब क्या दिया है। इन 14 सवालों के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आता है। लेकिन साथ में ये भी हमें नोट करना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई अपनी राय रखी, दैट कैन नॉट चेंज दैट जजमेंट ऑफ 8 अप्रैल। उससे आप अपने पुराने जजमेंट को बदल नहीं सकते हो। अगर उस जजमेंट को बदलना है तो सुप्रीम कोर्ट में ही आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होगी, और फिर उस पिटीशन के मुताबिक केस चलेगा और सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को बदल सकता है। या फिर अगर सरकार उसको बदलना ही चाहती है तो एक और रास्ता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर उस जजमेंट को वो पलटा सकती है। तो ये दो रास्ते होते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल कर जो राय देता है, उस राय से वो अपने पुराने जजमेंट्स को नहीं बदलता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे पुराना जजमेंट नहीं बदलेगा। दैट्स इट। लीगली काफी कॉम्प्लेक्स इश्यू था। आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा। बस इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।